जय हिंद। हम लोग इस सेशन में एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और यह टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल भी है, यानी ज्ञानवर्धक भी है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और यह टॉपिक है सती प्रथा यानी सती सिस्टम। तो यह जैसा कि सती प्रथा के बारे में हम सभी भारतीय अवगत ही होंगे, क्योंकि यह प्रथा यानी सती प्रथा यह हमारे भारतीय समाज में ही प्रचलन में रहा है और हम लोग भारतीय समाज पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ही लेकर के चला जाएगा हम लोग। ओके, कि यह भारतीय समाज में सती प्रथा को किस रूप में रखा गया था, किस रूप में इसे देखा जाता था और फिर इसे रोका क्यों गया, कब इसका विरोध होने लगा और कब इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, और समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। जब इसे सती प्रथा भारतीय समाज में लागू था तब समाज पर क्या स्वरूप था या समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर ब्रिटिश काल में जब सती प्रथा को 1829 ईस्वी में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कानूनी रूप से रोक लगा दिया गया, यानी इरेडिकेट कर दिया गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया, तब फिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, क्या लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो इन सभी पॉइंटों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह सती प्रथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दिखाई कैसे पड़ती है, आई कैसे। तो प्राचीन समय से ही सती प्रथा हमारे भारतीय समाज में दिखाई पड़ता है। समाज के स्वरूप यानी अंग में यह शामिल दिखाई पड़ता है और इस प्रथा को धर्म के तरफ से भी कानूनी स्वीकृति मिली हुई थी। इसे धार्मिक व्यवस्था के का अंग माना जाता था, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है साल्वेशन सिस्टम यानी मोक्ष। तो मोक्ष में क्या है, स्वर्ग और नरक को लेकर के हम लोग देखते हैं और मोक्ष में स्पेशली हम लोग स्वर्ग की ही बात करते हैं। ओके, तो स्वर्ग की जब हम लोग बात करते हैं तो उसी से यानी यह सती प्रथा जुड़ा हुआ है और स्पेशली इस प्रथा के अंतर्गत जो प्रभावित होते थे या प्रभावित हो रहे थे वह समाज का एक वर्ग था और वह है फीमेल क्लास। फीमेल क्लास से तात्पर्य है स्त्री वर्ग। ओके, यानी सिर्फ महिलाएं ही इस प्रथा के अंतर्गत प्रभावित थी या इस प्रथा की शिकार होती थी। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसे धार्मिक स्वरूप मिला था। तो प्राचीन भारतीय समाज में यह कब से हम यह स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला स्वरूप अगर देखा जाए तो पाषाण काल में हम लोग देखते हैं तो वह समाज सिविलाइज सोसाइटी नहीं था, सभ्य समाज नहीं था, इसलिए वहाँ का समाज ओके एनिमल यानी पशुवत समाज के रूप में देखने को मिलता था। वहाँ पर ज्ञान इत्यादि नहीं था, चिंतन वहाँ पर नहीं था, इसलिए वहाँ पर सती प्रथा के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, लेकिन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, वहाँ पर एक साइट था, स्थल था लोथल। लोथल से एक युगल समाधान का साक्ष्य मिला। युगल समाधान के साक्ष्य से तात्पर्य है कि कपल ब्यूरियल भी आप कह सकते हैं, एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों लोगों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। हालांकि कालीबंगा एक साइट है, वहां से भी मिला है, लेकिन यहाँ से लोथल से युगल यानी डबल ब्यूरियल का एविडेंस मिला। तो विद्वानों ने और इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सभ्य समाज था, तो इस रूप में यहाँ पर इसे सती प्रथा के रूप में चिन्हित किया गया। विद्वानों ने कहा लगता है कि संदर्भ सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। ओके, यहाँ से सभ्य समाज था, इसलिए इस सती सिस्टम पर विचार लोगों ने व्यक्त किया। और इस व्यवस्था में होता क्या था कि पति की जब पुरुष की यानी पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को पति के चिता के साथ ओके जलना पड़ता था, या और इस साथ ही इसको इसलिए किया जाता था
क्योंकि इसे मोक्ष से जोड़ा गया था, यानी पति के मृत्यु के पश्चात उनके चिता के साथ स्त्री भी जल जाती थी और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती थी। सिंपल सी बातें यही थी। ओके, यानी मोक्ष से जोड़ करके इसे देखा गया था, इसीलिए समाज में यह विचार प्रचलन में था। तो लोगों के दिल दिमाग में ये बातें चलती थी और स्त्रियां भी अपने को इस रूप में प्रिपेयर कर ली थी कि पति ही सब कुछ है, पति ही स्वामी है, पति ही परमेश्वर है, पति ही करता धरता है, सब कुछ है, पति ही मालिक है, पति ही गार्जियन है और वह उसके पति के अधीन यानी पुरुष के अधीन स्त्रियों को माना जाता था। जैसे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में या आज भी विचार प्रचलन में है कि पुत्रियां जब बाल्याकाल अवस्था में हैं तो वह पिता के अधीन है, गार्जियनशिप में है। फिर इसके बाद बड़े हो जाने पर जब उनका विवाह हो जाता है तो स्वामी यानी हस्बैंड यानी पति के अधीन हो जाती हैं। वृद्धा अवस्था में फिर वह पुत्र के अधीन रहती हैं, यानी बेटा उनका केयरिंग करता है गार्जियन के रूप में। तो स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी के अधीन रखा गया है, उन्हें स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं रखा गया है। ओके, यही एक व्यवस्था के तहत चलता था कि पति की मृत्यु के बाद स्त्रियां भी उनके साथ सती हो जाए, ओके, और मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो स्टोन एज यानी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में दो स्थल है, महदहा और दमदमा। यहाँ से भी डबल ब्यूरियल यानी युगल समाधान का साक्ष्य मिला, लेकिन विद्वानों के द्वारा इसे सती प्रथा के रूप में अभिहित नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया या विचार व्यक्त नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पाषाण काल का जो सोसाइटी थी, स्टोन एज का जो समाज था, वह उतना डेवलप नहीं था, उतना विकसित नहीं था। तो एनीवे, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला अगर प्रमाण इस जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला और विद्वानों ने उसे सती प्रथा के रूप में चिन्हित किया। ओके, ये कहीं कब्र में स्त्री पुरुष दोनों को ब्यूरेट कर देना, दफन कर देना, इस आधार पर विचार व्यक्त किया गया। तो यह विचार इस तरह की एग्जाम्पल यानी उदाहरण मध्य पाषाण काल में महदहा और दमदमा, ओके, महदहा और दमदमा से मिलता है यह दो साइट। और यह दो साइट अगर देखा जाए तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में पड़ता है। यह भी आप लोग जानते रहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वैदिक काल में देखते हैं कि सती प्रथा का स्वरूप क्या था। यह तो हड़प्पन सभ्यता में था। इसके बाद पाषाण काल में हम लोग देखते हैं, स्टोन एज में इसके बारे में। लेकिन अब जब क्रम से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वैदिक काल में देखा जाए तो सती प्रथा के बारे में क्या, तो वैदिक काल में सती प्रथा के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, हमारे वेदों में सती प्रथा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वही धार्मिक ग्रंथ स्मृतियों में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो वैदिक काल में सती प्रथा नहीं था, लेकिन जबकि धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथ वेद भी हमारे यहाँ, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन वेद को छोड़ करके अन्य स्मृति, अन्य ग्रंथ जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ या फिर पुराण हुए या फिर हमारे स्मृतियाँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं सती प्रथा के बारे में चर्चा की गई है और सती प्रथा से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य में या मौर्य काल में हम लोग देखते हैं, वहाँ भी सती प्रथा का प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है। और सती प्रथा के प्रचलन के बारे में एक विदेशी यात्री है यूनान का नियार्कस, उसने इसका उल्लेख किया है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रचलन था। ओके, वहाँ पर इस बात का उल्लेख करता है, जबकि आगे चल करके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा से संबंधित उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नियार्कस ने इस प्रथा का उल्लेख किया है। तो भारतीय समाज में एन केन प्रकारण इसका उल्लेख मिलता ही रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था, गुप्त काल में भी था और मौर्य काल में विदेशी यात्री के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। और यहाँ गुप्त काल में पुराणों में हमें जानकारी मिलती है, ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वह है एरण इंस्क्रिप्शन, एरण अभिलेख। ओके, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एरण अभिलेख, और यह 510 ईस्वी का है, खुदा हुआ है। इस पर जो टाइम दिया गया है वह 510 ईस्वी दिया गया है। उस समय शासक था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का यह एरण अभिलेख है,
ओके। और इस एरड़ अभिलेख पर जो तिथि है 510 खुदी हुई है, और इस पर जो उसका एक सहायक सेनापति था जो गुप्ता काल में, उसका नाम गोपराज था, यह युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेता है, यानी लड़ते हुए ये मर जाता है या मृत्यु हो जाती है। तो फिर जब इनके वीर गति के प्राप्त होने पर गुप्तराज के उसकी पत्नी राजीवती सती हो जाती है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सती प्रथा से संबंधित फर्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है या अभिलेखी प्रमाण है वह एरड़ है और 510 का है, यह गुप्त काल में मिलता है। इसके पहले जो है, जो कह लीजिए ग्रंथों में मिला है, और सभ्यता संधव सभ्यता में देखा जाए तो वह कब्र के रूप में मिला है, क्योंकि जो संधव सभ्यता की लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर राजपूत काल में हम लोग देखते हैं। राजपूत काल में देखा जाए तो हर्ष चरित्र में भी सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और हर्षवर्धन की जो माता यशोमती है, वह हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु होने के पश्चात वह भी सती हो जाती है। तो वहां पर भी सती, राजपूत काल में भी सती प्रथा का उल्लेख मिल रहा है, यानी भारतीय समाज में यह सती प्रथा चल रही है। ओके, इसके बाद दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो भी यह प्रथा चल रही थी, क्योंकि संगम काल में एक ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, तो इस शिल्पाधिकारम ग्रंथ में भी सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है, यह उल्लेख मिलता है। ओके, और यहाँ पर एक कोलन व्यक्ति था और उसकी पत्नी करग्गी थी। तो कोलन को आगे हम लोग डिटेल अलग से डिस्कशन कर लिया जाएगा। कोलन को जो पांड्य राज्य का जो राजा है, नरेश हैं, हम लोग वहाँ पर सती प्रथा को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अलग से डिस्कशन किया जाएगा। कोलन को फांसी दे दी जाती है। ओके, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इसके पश्चात उसकी पत्नी जो कनग्गी है या कड़ग्गी है वह सती हो जाती है। ओके, तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है, यानी दक्षिण भारत में भी इससे यह प्रमाण मिलता है, यह शिल्पाधिकारम जो दक्षिण भारत का जो ग्रंथ है, इससे पता लगता है कि दक्षिण भारत में भी सती प्रथा का प्रचलन था। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं। राजपूत काल देख लिए हम लोग, दक्षिण भारत देख लिए, अब मध्यकाल में आते हैं हम लोग। तो मध्यकाल में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और मध्यकाल में भी एक माला गौड़ा अभिलेख मिलता है 1354 ईस्वी का। इस पर भी सती प्रथा से संबंधित जानकारी मिलती है। माला गौड़ा नामक जो स्त्री है, महिला है, उनके सती होने का प्रमाण मिलता है। और यह जो माला गौड़ा अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, यह विजयनगर राज्य में पड़ता था। विजयनगर राज्य भी दक्षिण भारत में पड़ता है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है। ओके, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भारत में कहीं ना कहीं यह प्रचलन में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में गुप्त काल में जो मध्य प्रदेश में 510 एरड़ अभिलेख मिलता है, तो दक्षिण भारत में भी अभिलेखी प्रमाण मिल रहा है, और वह माला गौड़ा अभिलेख विजयनगर राज्य में मिलता है, 1354 का है। और उस समय शासक जो विजयनगर का था वह हरिहर था, क्योंकि 1336 से 56 तक था, तो 54 में इस माला गौड़ा इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसी के शासनकाल में यह घटना घटी थी। ओके, अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा विजयनगर या दक्षिण भारत कह लीजिए, विजयनगर का जो विदेशी यात्री यात्रा किए थे वह भी इसका उल्लेख करते हैं। बारबोसा है, नूनीज है, सीजर फ्रेडरिक है। यह विदेशी यात्री यानी बारबोसा, नूनीज और सीजर फ्रेडरिक यह भी सती प्रथा का उल्लेख करते हैं कि विजयनगर राज्य में प्रचलन में था, यानी दक्षिण भारत में भी सती प्रथा विद्यमान था। ओके, अब आते हैं कुछ और आगे, अब हम लोग चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, देखते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था, बड़ा योग्य था, बड़ा पढ़ा लिखा था। उसने सती प्रथा समाज में प्रचलन में था और उसे रोकने का प्रयास किया। ओके, फिर आगे चल करके हम लोग देखते हैं अकबर को। मुगल बादशाह अकबर भी इस सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करता है। इसके बाद फिर आगे अगर हम लोग देखा जाएगा तो एक अकबर के बाद जो है मुगल बादशाह औरंगजेब आता है, जिसकी चर्चा इस समय बहुत चल रही है। तो यह औरंगजेब है। औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके, ओके, इसने स्पेशली फरमान जारी कर सती प्रथा पर रोक लगा दिया। ओके, तो क्योंकि यह भी सती प्रथा को नैतिक मूल्यों के विरोध माना, या फिर सामाजिक व्यवस्था इसे
मानव हत्या के रूप में अभिहित किया था और इसलिए एक फरमान जारी करके सती प्रथा पर इसने रोक लगा दिया था। ओके, फिर आगे हम लोग चलते हैं तो फिर ब्रिटिश काल, अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और फिर प्लासी का युद्ध 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आती है व्यापार करने और 1757 में प्लासी का युद्ध 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं और फिर आगे चल कर के भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी इंटरफेयर करने लगते हैं, क्योंकि शासक के रूप में यहाँ पर अपने को वो स्थापित कर लेते हैं। तो फिर पश्चिमी सभ्यता से भारतीयों का संपर्क हुआ और कुछ लोग यूरोप जाकर, इंग्लैंड जाकर पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए। उसमें से एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम मोहन राय, जिन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह पश्चिमी समाज को देखे और फिर भारतीय समाज को कंपैरिजन किए तो वह सती प्रथा को वह नैतिक रूप से गलत माने। कौन माने? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने 1818 ईस्वी में इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया और यह मानवीय रूप में भी इसे गलत माना, नैतिक रूप में भी इसे गलत माना। ओके, और इसे एक हत्या के रूप में माना और इसे जो धर्म के रूप में यानी मोक्ष के रूप में देखा जाता था, इसे रूढ़िवादी विचारधारा के रूप में अभिहित किया। ओके, फिर आगे हम लोग चल के देखते हैं कि उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के यहाँ इन्होंने आवेदन किया कि इस सती प्रथा को कानून नैतिक रूप से यह गलत है और यह मानव हत्या के समान है सती प्रथा, इसलिए इसे कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे दिसंबर 1829 ईस्वी में सेक्शन 17 एग्जाम में पूछा जाता है, धारा 17 के तहत इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया या इरेडिकेट कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया। ओके, अब रह गई बात कि कानूनी रूप से सती प्रथा समाप्त होती है 1829 में और यह लागू कर दिया जाता है। ओके, सबसे पहले बंगाल में, इसके बाद फिर अन्य ब्रिटिश क्षेत्रों में। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब यह कानूनी रूप से सेक्शन 17 के द्वारा रोक लगाया गया तो फिर भारतीयों द्वारा जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे या फिर आप कह लीजिए परंपरागत मूल्यों में विश्वास करते थे, रूढ़िवादी विचारधारा न कहा जाए, परंपरागत मूल्यों में विश्वास करते थे और इस सती प्रथा को गॉड गिफ्टेड मान लिए थे। धार्मिक व्यवस्था को गॉड गिफ्टेड ही माना जाता है, तो जो गॉड गिफ्टेड मान लिए थे, सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में मान लिए थे, वह इस सती प्रथा के समाप्त होने पर इसका विरोध जताए कि ब्रिटिश सरकार ने यह गलत कार्य किया है। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय तो सती प्रथा के विरोध में थे, यह गलत है, इसे समाप्त किया जाए। जबकि बंगाल के एक जमींदार थे और उनके समर्थकों ने सती प्रथा का समर्थन किया और वह थे राधाकांत देव। राधाकांत देव साहब, एक संस्था उनकी थी धर्म सभा के माध्यम से इस सती प्रथा का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने कानून बना करके इस प्रथा को रोक लगा दिया, इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, समाप्त कर दिया, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा गलत कार्य किया गया है। सती प्रथा के समर्थन में कि सती प्रथा भारतीय समाज में बनी रहे, यह धार्मिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में है, यह मोक्ष से संबंधित है, यानी साल्वेशन सिस्टम से उन्होंने जोड़ करके इसे स्वर्ग प्राप्ति का एक माध्यम बताया स्त्रियों के लिए और सामाजिक नियम बताया, सामाजिक मूल्य बताए, सोशल वैल्यू के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के यहाँ आवेदन किया। इसके बाद कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपील की और इनके तरफ से उन्होंने अपील किया। फिर राजा राम मोहन राय यानी राम मोहन राय इस सती प्रथा के अगेंस्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ओके, तो वहां पर राधाकांत देव सती प्रथा से संबंधित मुकदमा हार गए और राम मोहन राय मुकदमा पुनः जीत गए। इसके बाद राधाकांत देव फिर इस सती प्रथा को लेकर के इंग्लैंड गए, प्रिवी काउंसिल, आप लंदन में गए, यानी यहाँ से फिर अपील कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता जो कोर्ट था उसका जो मामला था वह लंदन में फिर चलाया जाता था, प्रिवी काउंसिल,
ऑफ इंग्लैंड में यानी लंदन लेकर के गए, वहाँ पर फिर बात दायर किए सती प्रथा के समर्थन में। फिर राजा राम मोहन राय फिर इंग्लैंड जाते हैं यानी लंदन जाते हैं। उस समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, अकबर सेकंड था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय से मिला और उनके जाने का खर्च भी दिया, सारी व्यवस्था किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय के पास धन नहीं था। इसलिए अकबर द्वितीय ने उनका सपोर्ट किया और फिर राम मोहन राय को एक टाइटल दी, राजा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि यानी टाइटल किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ओके, अकबर सेकंड ने। और फिर राजा राम मोहन राय इसके पश्चात इंग्लैंड गए और वहां जाकर के इस मुकदमे को लड़े और फिर वहां पर राधाकांत देव पुनः सती प्रथा से संबंधित मुकदमा हार गए और वह भारत चले आए। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में ही रहे और फिर जब अभी इंग्लैंड में ही रहे और वहीं पर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल शहर में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो इसके बाद फिर सती प्रथा गैर कानूनी जो घोषित किया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, तो फिर गैर कानूनी ही बना रहा। ओके, इस प्रकार प्राचीन समय से यह जो व्यवस्था थी, जो रूढ़िवादी व्यवस्था भारतीय समाज में नैतिक मूल्य के विरुद्ध थी, वह 19वीं शताब्दी 1829 में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो यही है सती प्रथा से संबंधित। अब रह गई बात कि आप लोग भी बताइएगा कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में था और कहीं न कहीं धर्म के द्वारा भी स्वीकृति इसे मिली थी, धार्मिक स्वीकृति मिली थी, तभी इसे साल्वेशन सिस्टम से जोड़ा गया था, यानी मोक्ष से जोड़ा गया था। और पति की मृत्यु के बाद इस पत्नी को भी पति के साथ मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम बताया गया था। तो क्या यह गलत था कि सही था? ओके, तो यह हम लोगों ने सती प्रथा पर डिस्कशन किया और बड़े ही प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक समय तक हम लोगों ने इसको डिस्कशन कर दिया और टू दी पॉइंट। तो ज्ञान की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, नॉलेजेबल था और इसके बाद एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।